हेलो दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय मेंस परीक्षा जो 25 दिसंबर 2020 को हुई थी, उस पर एक फाइनल मेरिट के लिए कितना मार्क्स चाहिए, उस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। मैंने कई रीजन को नोटिस किया जो इस कट ऑफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। वो सारे रीजन के साथ एक सबसे सटीक विश्लेषण लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। आप लोग से गुजारिश है, इस वीडियो तक अंत तक देखें, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगी कि कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न है ओल्ड वैकेंसी। आप लोगों को पता होगी 2014 में ये वैकेंसी आई थी। इसके साथ CGL 2 की भी वैकेंसी आई थी। उस टाइम बहुत लोग जो अभी 25-26 के हो गए हैं, मात्र 18 साल के थे जिन्होंने इंटर पास किया था। और जो उस टाइम 25-26 के थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी वो कहाँ होंगे या उनकी तैयारी किस लेवल की होगी। सबसे ज़्यादा इस वैकेंसी में फ़ायदा किसी को हुआ है तो जो उस समय 18-19 साल के थे, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम उस समय हो जाती तो वो लोग की तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी कि वो इस एग्ज़ाम को निकाल सकते थे। और उस टाइम जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो अब तक किसी दूसरे एग्ज़ाम को पास करके कहीं न कहीं ज्वाइन कर लिए हैं। तो पहला रीज़न सबसे पुरानी वैकेंसी। दूसरा आते हैं 13,120 सीट। मतलब कि मेरे होशो हवास में बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी ये है। और अभी तक इतनी वैकेंसी मैंने तो नहीं देखी और शायद इतनी वैकेंसी अब आएगी भी नहीं। तो दूसरा रीज़न ये कि सीट बहुत मात्रा में है। तीसरा रीज़न पर आते हैं 35% महिला आरक्षण नहीं है। बिहार सरकार ने 2016 में महिला को 35% का आरक्षण दिया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है 2014 की है। इस कारण इसमें महिला आरक्षण नहीं है और उस कारण आप देख सकते हैं 46,000 सीट का फ़ायदा। मतलब कि जो आखिरी SI की 2 वैकेंसी थी, उससे दुगना, मतलब कि दोनों वैकेंसी को जोड़ दें तो लगभग इतनी सीट होएगी। इस कारण भी महिला आरक्षण के नहीं रहने के कारण लगभग 4600 मेल कैंडिडेट को फ़ायदा होगा, जो सभी कैटेगरी के हो सकते हैं। ये रीज़न है। चौथा रीज़न है नो EWS आरक्षण। ये आरक्षण हाल ही में 1-2 साल पहले मोदी सरकार ने जारी किया है, लागू किया है। तो 1300 सीट की बचत इस कारण भी, मतलब कि 45% जो अभी अगर वैकेंसी आए तो ये 45% जो सीट है ओनली महिला और EWS कैंडिडेट को दी जाएगी। लेकिन ये वैकेंसी 2014 की है, इस कारण ये 45% सभी कैटेगरी को बराबर में बांट दी जाएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फ़ायदा है। पांचवा कारण है समय केवल 2 आवर 15 मिनट, जिसके कारण बहुत से विद्यार्थी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। एक तो रैंडमली क्वेश्चन, कभी मैथ, कभी GK, कभी रीजनिंग, जिस कारण बहुत सारे कैंडिडेट को टाइम मैनेजमेंट करने में नहीं बन पाया, जिस कारण उनका काफ़ी क्वेश्चन छूट गया। क्योंकि SI में मात्र 100 क्वेश्चन थे, वो भी GK, 15 से 20 मैथ रीजनिंग थे और 2 घंटा का समय
जिस कारण काफ़ी मतलब आधे घंटा 1 घंटा में सब लोगों ने सेट बना लिया और बातचीत बहुत बड़ी मात्रा में हुई, जिस कारण एसआई का कट ऑफ इतना हाई गया। छठा रीज़न पर आते हैं। निगेटिव 4 पर 1 था और वही एसआई में 10 पर 1 था। 4 पर 1 और 10 आसमान ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि अगर आप 4 क्वेश्चन में एक गलती करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, और वही एसआई में 10 में आप एक गलती करते हैं तो आपका मात्र 0.1 नंबर कटेगा। ठीक है। अब आते हैं 7वें रीजन पे। यह वैकेंसी पुरानी है, इस कारण लगभग 30 से 40%, हो सके इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 30 से 40% जॉब वाले कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। जाहिर सी बात है, कोई भी चाहेगा अपने बिहार में आने के लिए, और 7 साल पुरानी वैकेंसी है तो कोई तो एक वैकेंसी बैठा नहीं रहेगा। ये लोग को जहाँ सिलेक्शन हुआ वहाँ इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इसमें ग्रुप डी के बहुत कैंडिडेट, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सभी जगह जो ज्वाइन किए हुए थे उन लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और मेंस को नहीं छोड़ा, इन्होंने मेंस को दिया। 8वां रीज़न है, मेंस एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक एग्ज़ाम की तारीख घोषित नहीं हुई थी, जिस कारण काफ़ी असमंजस का माहौल बना हुआ था। आपको पता है कि 29 तारीख को डेट डिसाइड हुई थी। उसी दिन एसआई का भी मेंस था और बीएसएससी का भी मेंस था, जिस कारण छात्रों ने विरोध किया और 13 दिसंबर को बीएसएससी एग्ज़ाम फिर से निर्धारित की गई। लेकिन एक उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि आप आंसर जारी करिए, ओएमआर जारी करिए, लेकिन बीएसएससी ने उसके विरोध डबल बेंच पर केस किया और कोर्ट ने डिसीजन दिया 13-14 के आसपास कि आप अपना मेंस ले लें, और इस कारण आयोग ने 25 दिसंबर को मेंस लेने का प्लान बनाया, जिस कारण बहुत ऐसे छात्र थे जो वापस अपने काम पे चले गए थे, उन लोग को हड़बड़ में दोबारा मेंस देने आना पड़ा। 9वां कारण है 100% फेयर एंड क्लीन एग्ज़ाम। पेपर लीक होने की खबर कहीं से भी नहीं आई। इसके लिए बीएसएससी तारीफ के काबिल है कि उन्होंने मेंस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से लिया। कहीं भी कोई अनहोनी होने की खबर नहीं आई, चाहे वो हिंदी का पेपर हो या जीके का पेपर हो। हाँ, ये बात है कि क्वेश्चन बाहर आ गई, वो कोई भी खींच के सकता है, हो सके एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन जमा करने वालों ने खींच लिया हो या बायोमेट्रिक करने वालों ने क्वेश्चन खींच लिया हो, तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। 10वां रीज़न है क्वेश्चन लेवल मॉडरेट टू टफ। मतलब कि इस पेपर को आप इजी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इस कारण ही एवरेज कैंडिडेट ने 120 से 125 30 के बीच अटेम्प्ट लिया। अगर इजी यही होता तो लोग का अटेम्प्ट 140 145 भी जाता। बहुत बहुत सारे कैंडिडेट ने 150 भी अटेम्प्ट लिया है, लेकिन उनका नेगेटिव 30 प्लस चला गया है। घुमा फिरा कर वो लोग भी 100 105 110 के अंडर आ गए हैं। 11वां रीज़न काफ़ी अभी चर्चा में है, 2016 वाला मैटर। देखिए, आयोग ने पहले ही कह चुका है कि अगर आप नोटिफिकेशन के शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी ऑथेंटिक कैंडिडेट हैं उनको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2016 में अगर जो भी नोटिफिकेशन के विरुद्ध जाकर फॉर्म डाले होंगे वो लोग सीधा बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और अभी उसको बाहर करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, आखिरी ये भी सबसे बड़ा इश्यू है, एमबीसी ईबीसी का प्रॉब्लम। मतलब कि 2014 में बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं
जो ईबीसी में आते थे उन लोग ने कन्फ्यूजन में बीसी फॉर्म फिल कर दिया। अगर जो भी ऐसा किए हैं उनका तो कैटेगरी चेंज होगा नहीं, उनको सीधा यूआर से पीटी प्लस मेंस दोनों में क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर वो पीटी बीसी से पास किए होंगे उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। और जिनका बिहार सरकार ने कैटेगरी चेंज किया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट दिखा दे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 2016 वाला मैटर है, तो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये फाइनल मेरिट कट ऑफ है, क्योंकि अभी जो रिज़ल्ट आएगी वो मिनिमम क्वालिफाइंग पर रिज़ल्ट दी जाएगी। आप लोगों की पहले टाइपिंग या फिजिकल होगी, उसके बाद सीट के हिसाब से 1.5 गुना काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अब चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने डिसाइड किया है। काफ़ी वीडियो को देख के काफ़ी स्टूडेंट से बात भी किया हूँ, मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं उन लोग से भी बात किया हूँ, मैंने ये एग्ज़ाम खुद दिया है। उस सब को देखते हुए मैं फाइनल जो कट ऑफ आप लोग के सामने ला रहा हूँ। आप लोग को पता ही होगा आयोग एक नोटिस दे चुकी है जिसके तहत 25 फरवरी से पहले कभी भी आप लोगों की रिज़ल्ट आ सकती है। ये जो कट ऑफ है मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फाइनल मेरिट की बता रहा हूँ। ये टाइपिंग और फिजिकल के लिए कट ऑफ नहीं, ये फाइनल मेरिट की कट ऑफ है। क्योंकि मार्केट में आपको बहुत ऐसे मिलेंगे जो बोलने वाले होंगे 110, 120, 130 कट ऑफ जाएगा। अरे भाई 150 लोगों के अगर 500 हज़ार भी लोग उतने नंबर लाए हैं तो कैसे कट ऑफ बाहर उतना चली जाएगी, क्योंकि सीट 13,000 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने उतना सारा रीज़न बताया कट ऑफ कितना जाएगी। नॉन टाइपिंग, टाइपिंग, फिजिकल, मैं तीनों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यूआर कैटेगरी से अगर आपका मार्क्स 105 प्लस है, आपको नॉन टाइपिंग की कोई ना कोई सीट ज़रूर मिलेगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको 105 में कनीय लेखा लिपिक मिल जाए, लेकिन 105 से ज़्यादा आपका है तो यूआर कैटेगरी से आपको नॉन टाइप ज़रूर मिल जाएगी। उसी प्रकार आप बीसी में अगर आपका 103 प्लस है तो आप नॉन टाइप के लिए निश्चिंत रहें, आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगी। एमबीसी में जिनका भी 100 प्लस है वो लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, उनको भी नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगी। उसी प्रकार एससी में जिनका भी 95 है उनको भी नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि एससी की सीट बहुत ज़्यादा है और ईबीसी की सीट भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए मैंने पहले बता चुका है 2016 वाला मैटर, ईबीसी मैटर, बहुत सारे मैटर हैं, मतलब क्या बताऊं मैं। एसटी की बात किया जाए तो 96 नंबर है, तो आप नॉन टाइपिंग के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। उसी प्रकार महिला बीसी का 92। और अब आते हैं बात टाइपिंग पर। तो देखिए जिनका भी 90 से 92 के बीच में है यूआर से, वो टाइपिंग करते रहे, उनको 92 में टाइपिंग बिल्कुल मिल जाए, क्योंकि 4000 पोस्ट लगभग टाइपिंग के हैं। बीसी में जिनका 90 है उनको टाइपिंग ज़रूर मिल जाएगी। एमबीसी में 87 प्लस जिनका है टाइपिंग करते रहिए, उनको भी टाइपिंग पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी। एससी में अगर आपका 84 है तो आप भी टाइपिंग, 80 भी है तो आप टाइपिंग करिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कट ऑफ जो जितना मैं बता रहा हूँ इससे 5-10 टाइपिंग के लिए कम भी जा सकती है। एसटी में आते हैं टाइपिंग के लिए 85 है तो आप टाइपिंग करते रहें। महिला बीसी में 80 आपका है तो आप टाइपिंग करते रहें। अब आते हैं फिजिकल पे। देखिए यहाँ पर मैं नोट लिखा हुआ हूँ, एएसआई स्टेनो प्लस अधिनायक अनुदेशक, इन लोगों के लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स आएगी, अगर आप
फिजिकल पास कर जाते हैं तो आपको उतने नंबर पर ही ये पोस्ट मिल जाएगी। ऊपर में मैं फॉरेस्ट गार्ड का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। फॉरेस्ट गार्ड के लिए अगर आपका मार्क्स यूआर से 85 प्लस है तो आपको फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी। उसी प्रकार बीसी, तो आपको पता है कि बीसी में मात्र 2 सीट है और जो बंदा एज का रिलैक्सेशन लिया होगा वो बीसी से ही फाइट करेगा, इसीलिए बीसी की कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। तो बीसी की कट ऑफ जाने का अनुमान है 86, एमबीसी 80, एससी का 76, एसटी में 77 और महिला बीसी 70। हो सके तो महिला बीसी का सीट खाली ही न रह जाए। और अधिनायक अनुदेशक का तो मैंने बोल दिया कि मिनिमम क्वालिफाइंग पर आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। और जिनको भी टाइपिंग का इशू है कि इंग्लिश होगी कि हिंदी होगी, तो अगर आपको हिंदी हल्का सा भी कमांड है तो आप करते रहो, क्या पता आपको और समय मिल जाए। और इंग्लिश तो आप बिल्कुल करो, क्योंकि कुछ पोस्ट पे ही हिंदी होगी, इंग्लिश सभी पोस्ट पे होगी। क्योंकि एलडीसी में भी देखा जाता है कि इंग्लिश पोस्ट पे ही टाइपिंग ली जाती है, लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें हिंदी में भी टाइपिंग ली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और ऐसे ही खबर आपको मिलते रहे उसके लिए हमारे स्टडी इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।